हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट हम बताएंगे कि कांग्रेस हमने कहाँ तक कर लिया था। अच्छा, 1924 का होगा, 25 का ऑलरेडी हम कर चुके थे। ट्वेंटी फाइव का हमने सरोजनी नायडू का कर लिया था। अब देखिए 1926 गुवाहाटी में होता है और इसमें एम श्रीनिवास आयंगर होते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अ, जो भी कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेगा, जो कांग्रेस का मेंबर्स होगा, उसके लिए खादी कंपलसरी कर दिए गए। पहली बार कांग्रेस में खादी को मैंडेटरी कर दिया गया था, वो कब था? 1926 का सेशन था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खादी इंपॉर्टेंट है। लिखें 1920 सेशन, 26, गुवाहाटी। प्रेसिडेंट एम श्रीनिवास आयंगर। फॉर द पार्टिसिपेंट और मेंबर्स, फॉर द पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स, इट was मैंडेटरी टू यूज खादी। देखिए 1928 में कलकत्ता में होता है, कलकत्ता, और मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट होते हैं। अब यहाँ साथ के साथ हम सिक्वेंस देखते हैं। 1929 और ये लाहौर में होता है, रावी रिवर पर। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जस्ट पिछले सेशन में इनके फादर को बनाया गया है और जस्ट नेक्स्ट सेशन में उनके बेटे को, जवाहरलाल नेहरू। एक्चुअल में यहां पर बनाया जा रहा था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तो गांधी जी सिर्फ एक बार बने थे, 1924 में बेलगांव में, और इसके बाद दूसरी बार उनको बनाया जा रहा था 1929 में, लेकिन उन्होंने मना करके जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। और यहां पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया, एक प्रपोजल पास किया, टोटल इंडिपेंडेंस। टोटल इंडिपेंडेंस, ये एक मोशन पास किया गया। और यहां पर इन्होंने ये डिसाइड किया फ्रॉम 26 जन ऑनवर्ड, यानी 1930, वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज फ्रीडम डे। एज फ्रीडम डे, आई मीन इंडिपेंडेंस डे।
यहां से 26 जनवरी 1930 से भारत के लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे थे, और उसके बाद जब 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस डे बन गया था 15 अगस्त, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर रेडी हो गया था। लेकिन इस 26 जैन को कोई रेस्पेक्ट दे सकें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंडिपेंडेंस डे हम जो 26 जैन को मना रहे थे वो 15 अगस्त हो गया था। इस 26 जैन को कोई रेस्पेक्ट दे सकें, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 मंथ 2 महीने के लिए होल्ड कर लिया गया, और उससे फिर इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 मंथ होल्ड क्यों किया गया था, उसकी रूट्स सेशन में है, 1929 के सेशन में। यानी 1929 का सेशन है जो लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। एक्चुअल में गांधी जी को बनाया जा रहा था, गांधी जी ने अपनी जगह नेहरू को बना दिया गया। यहाँ पर टोटल इंडिपेंडेंस का मोशन पास हुआ। अब तक क्या था कि होम रूल का फॉलो कर रहे थे कि हम अंग्रेजों के अंडर में ही रहकर काम करेंगे, तो यहाँ अब की बार टोटल इंडिपेंडेंस को फॉलो कर लिया गया था। और 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। आफ्टर फ्रीडम हमारा इंडिपेंडेंस 15 अगस्त हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को रेडी हो गया था। तो 26 जैन को रेस्पेक्ट देने के लिए इसे होल्ड कर लिया गया। लिखें 1928 एकटा सेशन, प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू। Then next 1929 लाहौर at the Ravi river bank, at the Ravi river bank, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें कमेंट लिखिए। एक्चुअली महात्मा गांधी वॉज इलेक्टेड या चूजन फॉर द प्रेसिडेंट but he chose Jawaharlal Nehru as president. Next, a motion of total independence, और total independence word को underline कर लीजिए। A motion of total independence was passed and it is decided that we will celebrate 26 Jan from 1930 onwards as Independence Day. So before independence, before freedom, before independence, we celebrated first Independence Day. We celebrated first Independence Day on 26 Jan 1930. On 26 Jan 1930, यही मेंशन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंडिपेंडेंस, after independence 15 August became our Independence Day
So to pay respect so to pay respect to 26 Jan, our constitution was implemented from 26 Jan 1950 although it was ready November 1949. It was ready, it was finalized on 26 November 1949. अब 1929 का क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। कौन सा मोशन पास हुआ? टोटल इंडिपेंडेंस पास हुआ। कहाँ पर हुआ था? रावी रिवर पर हुआ था। और हमारा इंडिपेंडेंस डे या बिफोर इंडिपेंडेंस, हमने पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया? 26 1929 तो 1930। अब देखिए कराची में 1931 का सेशन होता है और यहाँ पर सरदार पटेल को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ पर कुछ इंसिडेंट होते हैं, वो समझिए। ये 29 मार्च को होता है और इससे जस्ट पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दे दी जाती है, हैंग देम टिल डेथ। अब इनको फांसी दे दी जाती है, इससे पहले ही गांधी इरविन पैक्ट होता है। और गांधी चाहते तो इनको बचा सकते थे इस पैक्ट के थ्रू, लेकिन गांधी जी ने इनको बचाया नहीं। इस वजह से जब गांधी जी यहां सम्मेलन में गए तो उन्हें काले झंडे, ब्लैक फ्लैग दिखाए गए। अब गांधी जी इससे बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत पूछा जाता है, गांधी कैन डाई बट गांधीज्म, गांधीज्म मतलब आइडियोलॉजी ऑफ गांधी कांट। तो ये बहुत पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये स्टेटमेंट कब दिया। तो ये कब दिया? कराची सम्मेलन में, कराची कॉन्फ्रेंस में, जिसका प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी को यूथ्स ने फ्लैग फ्लैग शो किए क्योंकि वो गांधी इरविन पैक्ट में जा सकते थे इन सबको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। यहां पर एक दूसरा इंसिडेंट होता है कि फंडामेंटल राइट्स का एक मोशन पास होता है। यहाँ फंडामेंटल राइट्स का मोशन पास होता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये बहुत पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड मोशन या प्रपोजल किस सेशन में पास हुआ? 1931 के पास हुआ। और जब हम इंडिपेंडेंस देखेंगे, आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो कमेटी थी उसके हेड कौन थे? वही सरदार पटेल थे। मतलब फंडामेंटल राइट्स किससे रिलेटेड जुड़ा हुआ है? पटेल से। आजादी से पहले भी बात करें तो प्रेसिडेंट थे तो भी मोशन पास हुआ। आजादी के बाद का बात करें तो आजादी के बाद में जो हमारा तैयार हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की जो कमिटी थी उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ के दो इंसिडेंट हैं, एक तो ब्लैक फ्लैग और दूसरा फंडामेंटल राइट्स। लिखें 1931 और यहाँ डेट डाल लीजिएगा 29 मार्च 29 मार्च
1931 कराची सेशन, प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेंट्स लिखिए। ब्लैक फ्लैग्स were shown to Mahatma Gandhi by youths as he didn't try to save the life of he didn't try to save the life of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru through Gandhi-Irwin Pact. Through Gandhi-Irwin Pact, आप ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु hanged on 23rd March 1931 और ये डेट याद कर लीजिएगा 29 मार्च 1931। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सो गांधी स्टेटेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, Gandhi can die but Gandhism can't. Gandhism can't be. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। सेकेंड पॉइंट, a motion of fundamental rights, a motion of fundamental rights was passed, फंडामेंटल राइट्स को अंडरलाइन कर लीजिए, यहां ब्रैकेट में लिखिए आगे, इन ब्रैकेट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस द सरदार पटेल was the president oblique head. After the independence, Sardar Patel was the president oblique head of the committee related to fundamental rights and minorities, fundamental rights and minorities। अब देखिए 1931 का हम कर चुके, सॉरी 33 का हम कर चुके हैं, नीली सेन गुप्त को हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 1936 लखनऊ में होता है और फिर वही जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बनते हैं और यहां पर सोशलिज्म को कांग्रेस का मोटिव बना लिया गया। मतलब कांग्रेस का मोटिव क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, सोशलिज्म रहेगा। अब यहां हम देखें, बिफोर इंडिपेंडेंस 1936 को बनाया गया था, किसका मोटिव, सोशलिज्म, कांग्रेस का बनाया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बात करें तो 1955 में अवार्डी सेशन में सोशलिज्म बनाया गया था और ये टारगेट था इंडिया का।
जिसे बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एम्बल में ऐड कर दिया गया सोशलिज्म। तो मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस सोशलिज्म बनाया गया था, टारगेट या एम बनाया गया था किसका? कांग्रेस का। आफ्टर इंडिपेंडेंस किसका बनाया गया था? इंडिया का। कब? अवाड़ी सेशन। लिखें 1936 लखनऊ सेशन, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, socialism was decided as the target of Congress. अब यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस in Awadi session of 1955, after independence in Awadi session of 1955, socialism was decided as the target of India. अब देखिए ये फैजपुर बंगाल में है, यहां पर भी जवाहरलाल नेहरू को ही प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहां पर खास बात थी कि ये एक फर्स्ट सेशन था जो किसी गांव में हुआ था, जो किसी विलेज में हुआ था। और यहां 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स का एक टेम्परेरी टारगेट सेट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए किया गया था, तो ये दिक्कत नहीं होगी समझने में क्योंकि ये गांव में हुआ था। तो ये याद रखना है कि पहला गांव में सेशन फैजपुर में हुआ था। बेलगाम को गांव मत समझ लीजिएगा, उसमें गांव वर्ड आता है लेकिन बेलगांव नहीं। जैसे गुड़गांव में गांव आता था लेकिन गुड़गांव में जो शहर था। लिखे 1937 फैजपुर बंगाल, प्रेसिडेंट JLN जवाहरलाल नेहरू। It was the first session which held. It was the first session which was held in a village. A village. Next point. A 13 points temporary agriculture program. A 13 points temporary agriculture program was announced by the Congress. Was announced by the Congress. अब देखिए यहां दो सेशन आप देख रहे हैं एक साथ। दो सेशन के प्रेसिडेंट कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब लगातार दो सेशन देखेंगे, इनके प्रेसिडेंट होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। याद रखना है कि दो लगातार सेशन उनके जवाहरलाल नेहरू हैं और उसके बाद दो लगातार सेशन होंगे उनके होंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए 1938 हरिपुरा। अब ये हरिपुरा है जो गुजरात में है, ये याद रखना है। सेशन कहां का था? हरिपुरा का। और हरिपुरा कौन सी जगह है? गुजरात में है। और ये सेशन भी एक गांव में हुआ था, मतलब ये भी एक क्या था? विलेज ही था। और यहां पर कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट रहे थे। यहां पर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी।
जब हमने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तब पढ़ा था, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इस प्लानिंग कमेटी के जो हेड या प्रेसिडेंट बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। क्लियर है? और यहां पहली बार प्रिंसली स्टेट्स को शामिल किया गया था इसमें, कांग्रेस में। लिखें 1938 त्रिपुरा गुजरात, प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। It was also held in a village next point, National Planning Committee was established या formed which was headed by Jawaharlal Nehru, which was headed by Jawaharlal Nehru. Next point, princely states joined the Congress first time. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1939, याद रखिएगा यहां दोनों नाम याद है, जरूर रखना है, हरिपुरा और त्रिपुरी। अब ये त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी एक जगह है जो जबलपुर एमपी में है। तो ध्यान रखना है, पहला गुजरात था और दूसरा जबलपुर एमपी में था। यहां पर भी फिर दोबारा नेताजी को बनाया जाता है प्रेसिडेंट। अब एक्चुअली में नेताजी को बनाया नहीं जाता है, यहां पर कंपटीशन होता है और एक सज्जन होते हैं अभी सीता रमैया, और ये पट्टाभी सीता रमैया हैं, ये गांधी जी के सपोर्टर थे। मतलब गांधी जी ने इनको खड़ा किया था अपने कैंडिडेट के तौर पर, और उस समय नेताजी ने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया था। तो ये बड़ा बवाल हो गया था कि नेताजी, इसका मतलब इतने पॉपुलर थे गांधी जी से ज्यादा। अब गांधी जी किसी आ गए, तो गांधी जी ने क्या किया, जब नेताजी बाद में जब एग्जीक्यूटिव कमेटी या गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं जिसे, को फॉर्म कर रहे थे, तो गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया बल्कि परेशान करने की कोशिश की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया और अपनी एक अलग बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक, नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। कब बनाया था? 1939 में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन लिया था। अब जब कांग्रेस से रिजाइन कर दिया तो इनकी जगह किसको बनाया गया था? इनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनकी जगह बनाया गया था। ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जहां मैंने किसी की जगह किसी दूसरे को लिखाया है वो बहुत पूछा जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक की जगह मदन मोहन मालवीय को बनाया था 1918 में, याद रखना है। गांधी जी ने अपनी जगह बनाया था जवाहरलाल नेहरू को, याद रखना है। इसी तरह से यहां पर नेताजी के रिजाइन करने के बाद में इसको बनाया गया था, इनको बनाया गया था। जैसे स्टार्टिंग का सेशन, फर्स्ट सेशन कांग्रेस का होना कहाँ था? पुणे में था, लेकिन हुआ कहाँ? बम्बई में हुआ। पुणे में क्यों हुआ? क्योंकि फैला हुआ था। तो याद रखना है कहाँ शिफ्टिंग कैसे हुई थी। अब 1939 त्रिपुरी सेशन जो कि जबलपुर एमपी में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। कैसे बने? कि उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। ये पट्टाभी सीतारामैया को बाद में सेकंड चांस मिला था 1948 में जयपुर।
मतलब पट्टाभी सीतारामैया बाद में कब बने थे? 1948 में जयपुर में। तो नेताजी गवर्निंग काउंसिल या एग्जीक्यूटिव को फॉर्म कर रहे थे, तो गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने रिजाइन कर दिया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी के रिजाइन करने के बाद में प्रेसिडेंट को बनाया गया था किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखें 1939 सेशन, त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश, एमपी। प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें एक पॉइंट लिखें कमेंट्स में। पट्टाभी सीतारमैया who was the candidate of Mahatma Gandhi was defeated by Netaji second point Pattabhi Sitaramayya became president in 1948 in Jaipur session. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, गांधी जी did not supported Gandhi ji didn't support to Netaji during the formation of executive or governing council. During the formation of executive or governing council, then Netaji resigned and organized a separate group, फॉरवर्ड ब्लॉक, और फॉरवर्ड ब्लॉक को अंडरलाइन कर लीजिए। After the resignation of Netaji, Dr. Rajendra Prasad became the president of Congress. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए 1939 के बाद आता है 1940। 1940 में रामगढ़ में एक सेशन होता है। ये रामगढ़ हजारीबाग में है, झारखंड में है। यहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और उसके बाद में यहां के बाद 1946 को ही अगला सेशन हो पाता है कांग्रेस का। तो यानी न्यू कहूं कि 1940 से लेकर 1945 तक प्रेसिडेंट कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम इनके बारे में पहले लिख चुके हैं कि ये सबसे यंगेस्ट रहे थे। 1923 में सेशन हुआ था दिल्ली में, स्पेशल सेशन उसमें, और यहां पर रहे थे सबसे लंबे टाइम के लिए। यही मैंने बताया था उस दिन आपको, आई थिंक लिखाया नहीं था। 11 नवंबर इनका बर्थडे होता है, जो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे।
लिखें यहीं 1940 रामगढ़ हजारीबाग झारखंड, प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद। यही पॉइंट लिखें। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दिल्ली स्पेशल सेशन 1923। दिल्ली स्पेशल सेशन 1923। नेक्स्ट पॉइंट लिखें लॉन्गेस्ट टेन्योर। लॉन्गेस्ट टेन्योर as due to Second World War there was no session between 1940 to 1946. नेक्स्ट पॉइंट लिखें he was the first education minister of India. He was the first education minister of India to his birthday celebrated as National Education Day on 11th November. अब देखिए 1946 में सेशन होता है जो मेरठ में होता है और यहाँ जेबी कृपलानी उनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट। ये याद रखना है कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, यानी हमें इंडिपेंडेंस कब मिली 15 अगस्त 1947। इस दौरान कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? इस दौरान कांग्रेस का प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी था। यानी जब हमें फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारा यानी कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस समय कौन था? जेबी कृपलानी। लिखें 1946 मेरठ सेशन, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसमें लिखें कमेंट he was the president of Congress when the India got freedom. When the India got freedom on 15th August 1947. अब देखिए यहाँ हम लोगों ने कांग्रेस का पूरा स्टडी कर ली है कि कांग्रेस के कौन कौन से सेशन रहे थे और कांग्रेस के कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या क्या उनकी खास बातें थी। अब हम आते हैं फ्रीडम फाइटिंग की तरफ। फ्रीडम फाइटिंग के अलग अलग हम स्टेप्स बढ़ते हैं। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप, फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए फर्स्ट स्टेप है जो इसका 1885 टू 1905 माना जाता है और इस पीरियड को जो बोला जाता है मॉडरेट पीरियड बोला जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह के लोग थे, कंसेप्ट था, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स।
तो इस पीरियड को मॉडरेट पीरियड बोला जाता है। दूसरा, इस पीरियड को पॉलिटिकल मेंडिकेंसी भी बोला जाता है। मेंडिकेंसी मतलब भीख मांगना, बेगिंग। तो यहां दरअसल क्या था कि इस समय कांग्रेस है जो एस्टेब्लिश हुआ था, और यहां पर जो लीडर थे वो ज्यादातर एडवोकेट थे या अंग्रेजों के फेवर करने वाले थे। मतलब इस तरह के लोग थे जो ये मानकर चलते थे कि अंग्रेजों के साथ रहकर ही हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये कैसे लोग थे? मॉडरेट्स थे। अब इनका जो मांगने का तरीका था वो मतलब था कि रेस्पेक्ट के साथ चीजों को मांगने का, और जबकि एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अग्रेसिव नेचर के थे। इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग थे उन्होंने इसको पॉलिटिकल मेंडिकेंसी नाम दिया गया था, यानी कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति का और इसको कहा गया था। अब इस पीरियड में देखिए सोचने को तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ कि यहां पर इंडिया को इन्होंने क्या दिया होगा। यहां आप लोग सोचकर देखें 1857, उससे कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है टाइम पीरियड का। यहां तक इंडिया सिर्फ रजवाड़ों में टूटा हुआ था जहां नेशन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। उन लोगों ने कांग्रेस को बनाया, मतलब पूरे नेशनल लेवल पर कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं था। कांग्रेस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे पूरा नेशन है जो एक साथ जुड़ सके। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसके सेशन किए ताकि लोगों को ये फील हो सके कि हाँ हम एक ही देश के बासिंदे हैं, एक ही देश के रहने वाले हैं, रेजिडेंट हैं। मतलब कांग्रेस ने उस समय एक थॉट डेवलप की, वन नेशन की एक थॉट डेवलप की। और हालांकि इन्होंने ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी बोला जाता है इसको, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में क्या किया कि देश में यूनिटी डेवलप करने का काम किया था। यहीं पर जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है वो होता है 1905 में बंगाल डिवाइडेशन या बाइफर्केशन। अब देखिए ये क्या चीज थी, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बंगाल का जो डिवाइडेशन था ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम में था, तो वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन में था। इसका जो अनाउंसमेंट किया गया था वो 20 जुलाई को किया गया था, और 20 जुलाई को किया। देन उसके अगले मंथ 8 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट का बिल पास हो गया, मतलब बाइकआउट करने के लिए। और बाद में ये 16 अक्टूबर को इंप्लीमेंट हो गया था। ये तीनों ही डेट पूछी जाती है। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। अनाउंसमेंट 20 जुलाई को हो गया था। बंगाल का बाइफर्केट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसके लिए फिर 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट बिल पास हो गया, और यहीं से बाइकआउट मोशन स्टार्ट हुआ, बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और यहां पर इसका अनाउंस कर दिया था 16 अक्टूबर को, मतलब ये 16 अक्टूबर को बाइफर्केट हो गया था। तो देखिए बंगाल से पहले इसमें असम भी आया करता था, लेकिन असम को 1874 में अलग कर दिया था। तो जब बंगाल के 2 टुकड़े किए गए तो जो वेस्ट वाला पार्ट था, तो वेस्ट वाले पार्ट में बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, उसके अलावा उड़ीसा और बिहार ये थे, और ईस्ट वाले पार्ट में ईस्ट बंगाल और असम को इसी में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह करके इनको बाइफर्केट कर दिया गया था। इसके अलावा जब 16 अक्टूबर को इसे बाइफर्केट किया गया, इसके टुकड़े किए गए, तो इस दिन को सोरो डे सेलिब्रेट किया गया बंगाल में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसे राखी दिवस के तौर पर मनाया गया था। राखी दिवस या राखी डे मतलब एकता के लिए, यूनिटी के लिए सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद में इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई, अरुंडेल कमेटी,
उसने रिकमेंडेशन दी और रिकमेंडेशन देने के बाद में उसने बोला कि बंगाल एक ही होना चाहिए। बाद में बंगाल को एक कर दिया गया और बंगाल को जब एक किया तो उसी के साथ साथ वहां से इंडिया की कैपिटल चेंज कर दी और उसे कहां शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली में। तो जो काम 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ, वही पांच वही काम 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम में हो गया था। तो यानी बंगाल को वापस एक कर दिया गया और यहां की कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। लिखें, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज लिखिए, फर्स्ट स्टेज टाइम पीरियड 1885 टू 1905, it is called moderate period। Next point, it is called the period of political mendicancy, political mendicancy। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कांग्रेस provided a platform which could create a thought that we are a nation। अब नेक्स्ट लिखें इसमें, बंगाल बाइफर्केशन ऑब्लिक डिवाइडेशन। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन decision taken on 20 July next point, on 7th August Swadeshi movement was announced by the Congress। Swadeshi movement was announced by the Congress in the town hall of Calcutta and the boycott motion was passed, and the boycott motion was passed। Next point, on 16th October Calcutta was bifurcated, yeah, divided, sorry, Bengal was divided, which was celebrated as Sorrow Day in Bengal, which was celebrated
as Sorrow Day in Bengal. नेक्स्ट पॉइंट या इसी में, on the suggestion of Rabindranath Tagore, it was also celebrated as Rakhi Day for the unity of Bengal. It was also celebrated as Rakhi Day for the unity of Bengal. देन नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें देखिए, आगे बढ़ता हूं। यहां पर एक कार्लाइल सर्कुलर आया, ये बहुत पूछा जाता है, कार्लाइल सर्कुलर। तो कार्लाइल सर्कुलर क्या था कि इस दौरान जो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो स्वदेशी मूवमेंट में ना चले जाएं, जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए कार्लाइल सर्कुलर आया कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल रही है, जो सब्सिडीज मिल रही हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। ये था कार्लाइल सर्कुलर। तो कार्लाइल सर्कुलर किससे रिलेटेड है? स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ लिखाऊंगा नहीं है, बता देता हूँ। इसी दौरान क्या है कि बहुत सारी कंपनियां, जो इंडियन जो नेटिव कंपनीज थी, वो डेवलप हुई थी। जैसे टाटा की कंपनी इसी दौरान डेवलप हुई थी। तो यहाँ पर ताकि इंडियंस को मौका मिल गया था कि वो अपनी कंपनीज डेवलप करें, क्योंकि भारत के लोग जो बाहर के माल का विरोध कर रहे थे। ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर। टू स्टॉप द स्टूडेंट्स, टू स्टॉप द कॉलेज स्टूडेंट्स to stop the college students to participate in the Swadeshi movement. To participate in the Swadeshi movement. During this period, Rabindranath Tagore, wrote a song, Amar Sonar Bangla. Wrote a song, Amar Sonar Bangla. Later on, it became the national anthem of Bangladesh. अब यहां समझिए, 1906 में एक अरुंडेल कमेटी बनी, और अरुंडेल कमेटी बनी, उस समय वायसराय थे मिंटो सेकंड। तो आप लोगों को याद होगा कि 1909 में एक रिफॉर्म आया था, एक एक्ट आया था, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। तो मार्ले कौन थे? तो मार्ले थे इंडियन सेक्रेटरी जो ब्रिटेन में बैठते हैं, और मिंटो कौन थे? जो यहाँ के वायसराय थे। ऐसे ही 1999 का आता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू कौन थे? इंडियन सेक्रेटरी थे, और चैम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे इंडिया के। तो अरुंडेल कमेटी बनती है मिंटो सेकंड के टाइम में, और अरुंडेल कमेटी में ये डिसाइड किया जाता, मतलब ये लास्ट में रिजल्ट देती है, रिकमेंडेशन देती है, बंगाल को वापस एक कर देना चाहिए। इसके बाद में 1911 को, अब यहां पर होते हैं होर्डिंग होते हैं यहां पर, और उनके समय में ये अनाउंसमेंट होता है। याद रखना है कि बंगाल का डिवाइडेशन किया था कर्जन ने, कमेटी बनाता है मिंटो, और उसके बाद में उसे एक करता है हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। लिखें,
अरुंडेल कमिटी 1906, formed by the Viceroy Lord Minto II, formed by the Viceroy Minto II, which recommended to unite the Bengal. एक लाइन का स्पेस देकर लिखें। In 1911, during the Viceroy Lord Hardinge II, during the Viceroy Lord Hardinge II, Bengal was united. The Bengal was united, and the capital was shifted to Delhi from Calcutta. देखिए फर्स्ट हमने देख लिया है कि फर्स्ट पीरियड क्या था, 1885 टू 1905। अब देखिए यहां कुछ इंसिडेंट ऐसे होने लग जाते हैं, धीरे 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 एक्सट्रीमिस्ट हैं जो डेवलप होने लग जाते हैं। और होता क्या है कि जब वो देखते हैं कि अंग्रेज हैं जो इंडियंस जो डिमांड करते हैं उनको फॉलो ही नहीं करते हैं, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट डेवलप हो जाते हैं। अब इसकी सेकेंड स्टेज चलती है और उसे 1906 टू 1919 बात करते हैं। यहां याद रखिएगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है 1914 टू 19, तो ये गोल्डन एरा माना जाता है एक्सट्रीमिस्ट के लिए। अंग्रेज हैं जो बिजी हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो अपने आप को यहां डेवलप करने का उनको मौका मिल जाता है। अब इनमें देखिए कि एक स्टेप चलता है कि यहां पर जो मिलिटेंट, अंग्रेज इनको मिलिटेंट बोलते थे, क्रांतिकारी मतलब फ्रीडम फाइटर्स। अब ये इनके अलग अलग स्टेप चलना शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में शुरुआत होती है। तो महाराष्ट्र में हम देखें चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण होते हैं। ये चित्पावन ब्राह्मण तिलक भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे, बाल गंगाधर तिलक हैं। तो पहले हम थोड़ी सी जानकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में ले लेते हैं, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पूरी तरह से इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका जो बर्थ है वो 1856 यानी 1857 की रिवॉल्यूशन से एक साल पहले और 1920 तक था। यही एकमात्र ऐसे लीडर थे जो कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, क्योंकि एक बार इनको चांस मिला था और ये वैलेंटाइंस रोल केस के चक्कर में यहां से जा चुके थे। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए, बहुत पूछे जाते हैं। 1881 में एक इन्होंने चलाया मराठा और दूसरा इन्होंने चलाया केसरी। मराठा जो मराठी में नहीं था, ध्यान रखना है, यहां मराठा है जो इंग्लिश में था और केसरी था वो मराठी में था, ये ध्यान रखना है। मराठा न्यूज़पेपर इनका किसमें था, इंग्लिश में था, और केसरी किसमें था, मराठी में था। ये इंग्लिश में था, इसके आगरकर ये इसके सपोर्टर थे, मतलब तिलक के साथ एसोसिएट कौन थे, आगरकर, और दूसरा इसके थे तिलकर। तो याद रखना है मराठा इंग्लिश आगरकर,
केसरी, मराठी में केलकर। ध्यान रखना है अगली बात, इनको हर बार जो सजा हुई वो केसरी की वजह से हुई, और केसरी की वजह से इनको 3 बार सजा हुई। एक बार तो हुई 1882 में, 1882 में, और 82 में इन्होंने कोल्हापुर के महाराजा थे उनके बारे में कुछ कमेंट कर दिया था। दूसरी बार इनको होती है 1897 में, और प्लेग कमिश्नर के बारे में ये कमेंट करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो चित्पावन ब्राह्मण जो चापेकर बंधु थे, 2 भाई, उन्होंने प्लेग कमिश्नर को मार दिया था। तो इन्होंने बोला ये मर्डर, ये हत्या इस तरह की है जैसे शिवाजी ने अफजल खां को मारा था। अंग्रेजों ने फिर इनको सजा दे दी और 18 मंथ की सजा दे दी। उसके बाद तीसरी बार फिर इनको सजा होती है, और वो होती है 1908 में। और 1908 में इनको जब सजा होती है तो ये 6 साल के लिए होती है। 1908 में 6 साल के लिए सजा होती है, और इनको भेज लिया जाता है मांडले जेल, जो कहां पर है, बर्मा में है, म्यांमार में है। और यहीं रहते हुए ये अपनी बुक लिखते हैं, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसकी किताब है, बाल गंगाधर तिलक की। वो इन्होंने कब लिखी थी, जब वो मांडले जेल में थे। तो मांडले जेल में कब गए, 1908 में गए। यहां पर जब ये 1908 में जेल गए, तो बॉम्बे में जो टेक्सटाइल मिल हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने पहली बार पॉलिटिकल स्ट्राइक की थी। भारत में पहली बार मुंबई टेक्सटाइल एम्प्लॉइज ने जो पॉलिटिकल स्ट्राइक की थी, वो किसके सपोर्ट में की थी, बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में की थी। इन्हीं के बारे में है, तिलक के बारे में की। इनको वैलेंटाइन सिरोल ने बोला, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इनकी जो किताब थी उसका नाम ही था इंडियन अनरेस्ट। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल ने किसको बोला था, बाल गंगाधर तिलक को। अब देखिए इन्होंने 2 न्यूज़पेपर यहां चलाए, इन्होंने 2 सेलिब्रेशन रखे। एक रखा था 1893 और दूसरा 1890, पहले गणपति जी का। आप अभी भी बंबई में देखते हैं गणपति महोत्सव मनाया जाता है। और दूसरा रखा इन्होंने शिवाजी का। गणपति और शिवाजी, इनके सेलिब्रेशन मनाना शुरू किया इन्होंने। अब इसका पर्पज ये था कि ताकि सब लोग इस मेले के बहाने मिल सके और प्लानिंग कर सके, यहां किसी को डाउट भी नहीं होता था। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। यहां तिलक के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता, उसके दोनों न्यूज़पेपर, दोनों सेलिब्रेशन, गणपति और शिवाजी, या यूं कहूं कि फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। हर बार इनको सजा केसरी की वजह से हुई, 3 बार सजा हुई। कोई क्वेश्चन लिखें। सेकंड स्टेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। टाइम पीरियड लिख लें, 1906 टू 1919। फर्स्ट लिखें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। चित्पावन ब्राह्मिन्स, चित्पावन ब्राह्मिन्स were the pioneer, were the pioneer
देन फर्स्ट लिखें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इनका टाइम पीरियड लिख लें 1856 टू 1920। अब इनके टाइटल लिखिए, टाइटल कई बार पूछे जाते हैं। टाइटल पहला लोकमान्य, और दूसरा है भारत के बेताज बादशाह, मतलब किंग विदाउट क्राउन, किंग ऑफ इंडिया विदाउट क्राउन, भारत के बेताज बादशाह। अब जहां लोकमान्य लिखा है इसमें एरो लगाकर आप लिखिए देखिए यहां मैं एक समझा देता हूं। 1897 में महाराष्ट्र में प्लेग था बहुत ज्यादा, और प्लेग की वजह से लोग हैं जो टैक्स ना दें, नो टैक्स मूवमेंट चलाया था इन्होंने। उसी नो टैक्स मूवमेंट में लोगों ने इनको लोकमान्य कहा था। तो लिखें ड्यूरिंग द नो टैक्स मूवमेंट in 1897 the people of Maharashtra awarded him the title of Lokmanya। नेक्स्ट पॉइंट लिखें 1881, एरो लगाकर दो न्यूज़पेपर के नाम लिखें, मराठा, सेकंड केसरी। मराठा was in English and केसरी was in मराठी। एसोसिएट विद अगरकर, एसोसिएट विद केलकर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें he was put behind the bars, या 3 times he was put behind the bars due to the articles of Kesari newspaper। First time 1882, first time 1882, meant against the king of Kolhapur, meant against the king of Kolhapur। Second 1897, सेकेंड टाइम कौन सा था 1897, compared the death या compared the killing of plague commissioner
with the killing of Afzal Khan by Shivaji. Compare the killing of plague commissioner with the killing of Afzal Khan by Shivaji. अब ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए 18 month imprisonment, 18 month imprisonment. Then third time 1908. गैस करके लिखें 6 years imprisonment in Mandalay jail, Mandalay jail of Myanmar, Mandalay jail of Myanmar, where he wrote a book, Gita Rahasya, The Secrets of Gita. गीता रहस्य दोनों ही लिखिएगा, इंग्लिश में गीता रहस्य भी और ब्रैकेट में द सीक्रेट्स ऑफ गीता. यही एक पॉइंट और लिखें, इन द सपोर्ट ऑफ तिलक बॉम्बे टेक्सटाइल मिल वर्कर्स went on strike. It was the first political strike of Bombay textile mill workers. It was the first political strike of Bombay textile mill workers. In 1893 Ganpati festival and 1895 Shivaji festival. यही इसी पॉइंट को दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. द राइटर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, the writer of Indian Unrest and the editor of London Times Valentine Sirol called Tilak as father of Indian unrest, as father of Indian unrest. अब देखिए यहां पर व्यायाम मंडल बनता है. यानी एक एक्सरसाइज के लिए प्लेटफॉर्म बनता है. तो मैं आप लोगों को यहां बता दूं कि इस समय अंग्रेज बड़ा विशेष ध्यान रखते थे. तो अंग्रेजों से बचने के लिए कुछ ऐसे
ये सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते थे जहां किसी को डाउट ना हो। तो जैसे व्यायाम मंडल बना लिया, ऐसी जगह पर क्या है कि लोग सुबह शाम एक्सरसाइज करने जाएंगे और आपस में अपना डिस्कस कर लेंगे, लोगों के मिलने पर पता नहीं चलेगा कि ये किस पर्पज से मिल रहे हैं। तो दो एक पावन ब्राह्मण ही थे, वो भाई थे चापेकर ब्रदर्स। और यहां दूसरा नाम आता है द्रविड़ ब्रदर्स। तो देखिए चापेकर ब्रदर्स दो भाई थे, एक थे दामोदर दामोदर चापेकर, दूसरा बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूना का जो प्लेग कमिश्नर था, पूना का जो प्लेग कमिश्नर था मिस्टर रेंड, उसको और उसके एक साथी लेफ्टिनेंट एयर्स्ट, इन दोनों को मार दिया, इन दोनों को मार दिया। और बाद में जो दो ब्रदर थे द्रविड़ ब्रदर्स, इन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी अंग्रेजों को, चापेकर बंधुओं को पकड़ लिया गया। जो व्यायाम मंडल के बाकी मेंबर्स थे, उन लोगों ने इन दोनों भाइयों को पकड़ा और इनको भी फांसी दे दी। इस तरह करके व्यायाम मंडल बना। अब पहली बार जब इन्होंने प्लेग कमिश्नर को मारा तो ये पहली एक ऐसे मर्डर था इंडिया में अंग्रेजों का, जो एक पॉलिटिकल था, इस तरह से फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा हुआ था। लिखें व्यायाम मंडल एक्सरसाइज कमेटी। ये एक्सरसाइज कमेटी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड व्यायाम मंडल है, बस मैं सपोर्ट के लिए समझाने के लिए लिखा रहा हूं। देखिए 1896 97, इन 1896 97 it was established by the Chapekar brothers, Damodar Chapekar and Balakrishna Chapekar. Damodar Chapekar and Balakrishna Chapekar in Pune. In Pune. Next point. Chapekar brothers killed oblique murdered Plague Commissioner of Pune, Mr. Rand, and Lieutenant Ayerst. Next point लिखें Dravid brothers informed to police, या Dravid brothers disclosed to police and the Dravid brothers were killed by the members of Vyam Mandal. अब हम महाराष्ट्र के पढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी इस तरह की एक्टिविटी हुई।
तो पहला हम लोगों ने देख लिया कि प्लेग कमिश्नर को मार दिया गया था, इसने मारा, चापेकर ब्रदर्स ने मार दिया था। अब नेक्स्ट आते हैं हम, अभी हम पढ़ रहे थे पुणे पर, महाराष्ट्र का पुणे वाला पार्ट। अब हम महाराष्ट्र में नासिक वाला पार्ट देखते हैं। नासिक में एक मित्र मेला नाम से एक संस्था बनाई थी 1904 में, और ये वीडी सावरकर ने बनाई। बाद में इसी को कन्वर्ट कर दिया गया अभिनव भारत में। नाइनटीन नॉट फोर में ही, नासिक में ही, इसने वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने ही इसे किसमें बदल दिया था, अभिनव भारत में। तो याद रखने दोनों नाम, मित्र मेला और अभिनव भारत, कहां पर थी, नासिक में थी। कब बनी, 1904 में बनी। और कौन था बनाने वाला, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। बाद में वीडी सावरकर है जिनको, ये लंदन चले गए थे, यहां से भाग गए लंदन से, बाद में इनको नासिक केस में वापस भारत लाया गया था इनको। तो एक इंसिडेंट हुआ था नासिक कॉन्स्पिरेंसी केस। ये 1909 का है केस। अब इस केस में क्या हुआ था वो समझिए। एक जज थे जैक्सन, मजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन। इनको अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने मार दिया था। अनंत लक्ष्मण कन्हारे को, कन्हारे ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नासिक का था, जैक्सन, इसको मार दिया था। और मारने के बाद में एक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चला। इसमें वीडी सावरकर हैं जो लंदन चले गए थे, हम आगे पढ़ेंगे कि वो लंदन कब गए थे और कहाँ रहे थे। तो लंदन से जाकर उनको लेकर आ गए थे, और लाने के बाद में वीडी सावरकर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। ये था नासिक का सिस्टम। लिखें, पहला लिख दिया हमने, महाराष्ट्र में पहला पढ़ चुके हैं हम पूना का, और सेकंड लिखिए नासिक का। या पहला जहां चित्पावन ब्राह्मण या वो लिखा था वहां लिखिएगा, पूना लिख लीजिएगा उसको। अब यहां लिख लीजिए पहला, मित्र मेला ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश बाय वीडी सावरकर in 1904 in Nasik. Second, अभिनव भारत, और सेम सारी चीजें वही 1904 वीडी सावरकर। यहां एक कमेंट लिखिए, मित्र मेला was converted into a secret organization. Mitra Mela was converted into a secret organization which was Abhinav Bharat. अब नेक्स्ट रखें, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909। इसमें लिखें
द डीएम ऑफ नासिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, जैक्सन, was killed by the अनंत लक्ष्मण कन्हारे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, in this case वीडी सावरकर was fetch, FETCH, fetch मतलब जाकर लाना, to India from London and sentenced for the lifetime imprisonment, and sentenced for the lifetime imprisonment. अब देखिए यहां पर जब भी कोई किसी को गोली मार रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है तो वहां लिखाने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेज उसे फांसी देंगे ही। तो यहाँ अनंत लक्ष्मण कन्हारे का क्या हुआ, तो सीधा सा वेल नोन है कि उसे फांसी दे दी गई थी, है ना। कैपेसिटी बची हुई है, नहीं है, ठीक है, फिनिश करते हैं क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी।